हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने बात की न्यूक्लियर फोर्सेस की, किस वजह से होते हैं, क्या होता है। आज हम बात करेंगे न्यूक्लियर स्टेबिलिटी की। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी की बात करने से पहले एक छोटा सा की नोट आप बना करके रखना, और वो ये है, देखो यहाँ पर एक बार, अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो देखिए, मास ऑफ पाई पार्टिकल्स, पाई मेजोन्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर एक बार। तो जो मैं थोड़ा सा यहाँ स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ। तो मास ऑफ पाई मेजोन्स इक्वल होता है 273 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसी तरह से जिस तरह से मेजोन पार्टिकल एक पार्टिकल होता है जिसको हम बोलते हैं म्यून, मास ऑफ म्यून आपका 207 टाइम्स होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। थोड़ा सा ध्यान रखना, एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, आई थिंक एनसीईआरटी एक्सरसाइज है या एग्जाम्पलर एक्सरसाइज में है, म्यून और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेकर के है। हालांकि क्वेश्चन में गिवन है कि मास ऑफ म्यून इतने टाइम से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, पर काफ़ी बारी हो जाता है कि हाई हमें तो पता ही नहीं, म्यून तो कभी पढ़ा ही नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना आप ये, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा न्यूक्लियर स्टेबिलिटी को। तो देखिए न्यूक्लियर स्टेबिलिटी क्या है। अब न्यूक्लियर स्टेबिलिटी को कुछ हम ऐसे समझते हैं कि एवरी पार्टिकल और एवरी एटम, एवरी न्यूक्लियाई वांट्स टू बी स्टेबल। मतलब नेचर की टेंडेंसी है, और नेचर की टेंडेंसी क्या है कि हर कोई स्टेबल होना चाहती है। और स्टेबिलिटी का मतलब है लेस एनर्जी। जितनी कम आपके पास एनर्जी होगी आप उतने ही ज़्यादा स्टेबल होगे, जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी आप उतने ही ज़्यादा अनस्टेबल होगे, ठीक है ना। सेम रूल यहाँ पर अप्लाई होता है न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के केस में। जिन न्यूक्लियाई के पास में ज़्यादा एनर्जी है, मोर एनर्जी, वो न्यूक्लियाई आपके लेस स्टेबल हैं, और जिन न्यूक्लियाई के पास में लेस एनर्जी है वो न्यूक्लियाई आपके क्या हैं, मोर स्टेबल हैं। अब अगर कोई न्यूक्लियाई लेस स्टेबल है तो उसकी टेंडेंसी होती है, वो चाहेगा कि मैं स्टेबल हो जाऊं। स्टेबल होने के लिए वो क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज़ करेगा। तो वो न्यूक्लियाई आपके रेडियो एक्टिविटी के अंदर आते हैं। जो एनर्जी को रिलीज़ कर रहे हैं वो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई हैं, ठीक है ना। और अगर मैं यहाँ पर एक बात और करूँ, लेस एनर्जी मीन्स रेडियो एक्टिव, और रेडियो एक्टिव का मतलब है मोर रेडियो एक्टिव। आप कुछ एक जानते भी हो, सबसे कॉमन यूरेनियम है, आपने पढ़ा भी है, थोरियम है। और जिनके पास लेस एनर्जी होती है वो ज़्यादा स्टेबल है, इसका मतलब वो क्या है, लेस रेडियो एक्टिव है या ज़ीरो रेडियो एक्टिव है। अब देखिए ये तो बात होगी न्यूक्लियर स्टेबिलिटी की कि होता क्या है, लेस एनर्जी चाहता है न्यूक्लियस अपने पास में, जितनी लेस एनर्जी होगी वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। अब न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के रूल्स क्या हैं। तो हमने क्या किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, और उन एक्सपेरिमेंट से हमने कुछ एक कंक्लूजन्स निकाले, और उन्हीं कंक्लूजन्स को हमने एक दो रूल्स का नाम दे दिया कि न्यूक्लियर स्टेबल कब होगा। देखिए उनमें से एक रूल, जो एक्सपेरिमेंट से एक रिज़ल्ट जो हमारा आया, वो रिज़ल्ट ये कहता है कि आपका न्यूक्लियस स्टेबल होगा अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस में इक्वल हो जाए किसके, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के। न्यूक्लियस आपका स्टेबल होगा, ठीक है। तो इसको हम कई बार बोल देते हैं रेशियो ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन मस्ट बी इक्वल्स टू 1। अब थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कुछ ये कह रहा है कि अगर आपका रेशियो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू 1 है, तो आपका जो न्यूक्लियस है वो क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। एक्सपेरिमेंटल प्रेडिक्शन। चलिए इसको ज़रा समझते हैं कि ऐसा क्यों, क्या, कैसे हुआ, और समझने के लिए ग्राफ देखते हैं हम। देखिए अब देखिए यहाँ पर आपके सामने एक ग्राफ है। अब अगर मैं इस ग्राफ की बात करूँ तो देखिए इस ग्राफ के अंदर अलोंग वाई एक्सिस तो है आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, अलोंग एक्स एक्सिस आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब इस ग्राफ में ये देखिए, ये एक जिगजैग सी लाइन है, ये रही ब्लैक कलर की,
ये लाइन आपकी रिप्रेजेंट कर रही है स्टेबिलिटी वैली को, ठीक है ना। कई बार इसको हम स्टेबिलिटी वैली भी बोल देते हैं, कई बार इसको हम स्टेबिलिटी बेल्ट भी बोल देते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर ये सेक्शन आपके पास में आ गया स्टेबिलिटी वैली का, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपके पास एक और लाइन है, अगर मैं यहाँ पर आपको मेंशन करूँ, वो लाइन है ये रही, स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल ये रही ब्लैक कलर की। अब अगर आप इस स्ट्रेट लाइन की बात करें तो इस स्ट्रेट लाइन पर देखिए आप, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये पॉइंट मैंने मार्क कर लिया, ये पॉइंट मैंने मार्क कर लिया, ये पॉइंट मैंने मार्क कर लिया। अब अगर इस पॉइंट पर देखो तो देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 28, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 28:1, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 50, 50, 82, 82। इसका मतलब है इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर आपके जितने भी न्यूक्लियॉन्स होंगे, सॉरी न्यूक्लियाइड होंगे, वो सारे के सारे क्या होंगे, स्टेबल होंगे। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्टेबिलिटी बेल्ट बोलते हैं, क्योंकि इस लाइन के ऊपर जो आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसके बराबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। इसके बाद जैसे जैसे आप इस लाइन से दूर जाने लगते हो, रेशियो जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का वो इक्वल टू 1 नहीं रहता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस आपका स्टेबल नहीं होता है। अब देखिए, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज मेरे पास में हैवी एलिमेंट है कोई, ठीक है ना, कोई हैवी एलिमेंट है, मान लीजिए आपने यूरेनियम ही ले लिया, ठीक है ना। अब अगर मैं इस यूरेनियम की बात करूं तो इस यूरेनियम के न्यूक्लियस में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। अब अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके ज़्यादा हो गए तो आपका रिपल्सिव फोर्स क्या होगा, आपका रिपल्सिव फोर्स भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका मतलब है अब आपको इन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को न्यूक्लियस में बाइंड करने के लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स की ज़रूरत है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़े तो आपका रिपल्सिव फोर्स भी बढ़ता जा रहा है। अब ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स अगर आपको चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है, आपको अब इसके न्यूक्लियस में किसको बढ़ाना पड़ेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाए तो आपको पता है न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं, तो वो रिपल्सिव फोर्स में तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करते हैं, पर न्यूक्लियर फोर्स में क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। तो यानी कि अगर इस न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपके इंक्रीज हो जाएं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से ज़्यादा, तो ये न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, आपका स्टेबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर हैं तो वो न्यूक्लियस क्या होंगे, आपके स्टेबल होंगे, मोर स्टेबल। तो ये तो था हमारा एक एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस, जिसमें हमने क्या देखा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर हो जाते हैं तो आपका न्यूक्लियस स्टेबल हो जाता है। इसके अलावा हमने एक और एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा, उसको हम कई बार बोलते हैं इवन ओड रूल फॉर न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के लिए ये इवन ओड रूल कहलाता है, ठीक है ना। अब ये भी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट हैं, एक्सपेरिमेंटल किया हमने। एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा, देखो ये पहली लाइन आपकी इस रूल में रिप्रेजेंट कर रही है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, दूसरी लाइन आपकी रिप्रेजेंट कर रही है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को, तीसरी लाइन आपकी रिप्रेजेंट कर रही है स्टेबल न्यूक्लियाइड। इस रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास स्टेबल न्यूक्लियस कितने हैं, अनस्टेबल के, और फोर्थ लाइन आपकी बता रही है कि स्टेबिलिटी क्या है उनकी। अब देखिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर ओड हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी अगर ओड हैं, तो सिर्फ 4 न्यूक्लियाई हमें ऐसे मिले जो स्टेबल हैं। लगभग अगर मैं बात करूं तो ये जो आंकड़ा है 200-300 न्यूक्लियस के ऊपर हमने इनको परफॉर्म किया स्टेबल अनस्टेबल निकालने के लिए। तो हमें क्या देखा कि जिन न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ओड थे, उनमें सिर्फ 4 न्यूक्लियस ऐसे थे कि जो स्टेबल हों। तो यहाँ से ओड रूल क्या निकल करके आ गया हमारा, कि अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, अगर आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ओड हैं तो न्यूक्लियस आपके क्या होंगे, लेस स्टेबल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट हमने क्या देखा, नेक्स्ट हमारे पास में था कि अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन ओड है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इवन है, तो 50 न्यूक्लियस ऐसे थे जो आपके क्या थे, स्टेबल थे। तो कह दिया मैंने, अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स में प्रोटॉन तो हमारे क्या हैं, ओड हैं, न्यूट्रॉन हमारे क्या हैं, इवन हैं, तो ये क्या थे, थोड़े से स्टेबल आ गए, पहले वाले से ज़्यादा स्टेबल हो गए ऊपर वाले से। अगला हमने रूल क्या देखा, अगली बार हमने देखा कि अगर मेरे प्रोटॉन तो हो जाएं इवन और मेरे न्यूट्रॉन्स हो जाएं ओड, तो मेरे पास 57 ऐसे न्यूक्लियाइड हैं जो कि स्टेबल है, यानी कि इनकी स्टेबिलिटी ऊपर वाले से भी ज़्यादा है, तो ये क्या हो गए, ऊपर वाले से भी ज़्यादा स्टेबल हो गए। अब अगला हमने क्या देखा, अगर मेरे पास में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही इवन हो जाते हैं, तो मेरे जो 168 न्यूक्लियाइड ऐसे हैं जो स्टेबल है, यानी कि ये क्या हो गया आपके पास में, मोर स्टेबल हो गई, सबसे ज़्यादा स्टेबल। तो अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इवन है, तो हमने देखा हमारे एक्सपेरिमेंट में न्यूक्लियस सबसे ज़्यादा स्टेबल है, और अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ओड्स हैं, तो हमने क्या देखा, न्यूक्लियस सबसे कम स्टेबल है। ठीक है ना। इस तरह से हमने एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस करके एक इवन ओड रूल बना लिया, जो कि न्यूक्लियर स्टेबिलिटी को हमारा क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है। ठीक है, यहाँ से हमने क्या देखा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स, स्टेबिलिटी बेल्ट, ठीक है, स्टेबिलिटी वैली, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, तो ये था आपका न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। ठीक है, अब होप सो आज या कल में हम रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट कर देंगे, और ये मान करके चलिए अगर आपका रेडियो एक्टिविटी जिस दिन ख़त्म हो गया उस दिन मान करके चलिए आपका न्यूक्लियर फिजिक्स ख़त्म हो गया, मॉडर्न फिजिक्स भी ख़त्म हो गया। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर हम लोगों ने सेमीकंडक्टर पढ़ा है, एटम्स पढ़े हैं, ड्यूल नेचर पढ़ा है, आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन यानी कि बेसिकली डी ब्रोगली हाइपोथेसिस जैसे कि, और न्यूक्लियाइड हम पढ़ रहे हैं। न्यूक्लियाई आपका मानिए मॉडर्न फिजिक्स का लास्ट आपका चैप्टर है, और रेडियो एक्टिविटी के साथ में ये मान करके चलिए मैक्सिमम न्यूक्लियाइड आपका ख़त्म हो जाता है। ठीक है ना, जिसमें हम पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, रेडियो एक्टिविटी के लॉज क्या हैं, फिर अल्फ़ा बीटा गामा डिकेज कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, यानी कि 3-4 दिन का काम है, और 3-4 दिन में होप सो ट्राई करेंगे कि इस वीक आपका न्यूक्लियाई ख़त्म हो जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, आने वाले 3-4 दिनों तक सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल पे फोकस करेंगे। न्यूक्लियर फिजिक्स के मैं कंप्लीट आपको मिक्स सेट दूंगा, जिसमें आपके ड्यूल नेचर के भी न्यूमेरिकल होंगे, और न्यूक्लियाई के भी होंगे, आपके एटॉमिक फिजिक्स के भी होंगे। ठीक है ना, मिक्स सेट आपको मिलेगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे अहेड।